मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी ज्ञान मंजूषा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए क्षितिज भाग 1 के चंद्रग्रहण से लौटती बेर पाठ के प्रश्नों के उत्तर लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आइए प्रश्नों के उत्तर शुरू करते हैं। इस विजन में डैश डैश अधिक है। पंक्तियों में नगरीय संस्कृति के प्रति कवि का क्या आक्रोश है और क्यों? उत्तर देखें। उपर्युक्त पंक्तियों में कवि ने नगरीय संस्कृति की व्यावसायिकता पर आक्रोश प्रकट किया है। उनके अनुसार नगर के लोग व्यापार को महत्व देते हैं। वे प्रेम और सौंदर्य से बहुत दूर हैं। वे प्रकृति से भी कट चुके हैं। कवि इसे नगर संस्कृति का दुर्भाग्य मानता है। कहने का भाव यह है कि शहर के भागम भाग की व्यस्ततम जीवन में मनुष्य की संवेदना मर सी गई है, जबकि कवि शहरी विकास की तीव्र गति के बीच भी संवेदना को सुरक्षित रखना चाहते हैं। इसीलिए प्रकृति के साधारण चीज में भी वे असाधारण सौंदर्य को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सरसों को सयानी कहकर कवि क्या कहना चाहता होगा? उत्तर देखें। सरसों को सयानी कहकर कवि कहना चाहते हैं कि अब उसकी फसल पककर तैयार हो चुकी है, उसका पूरा विकास हो चुका है। कहने का मतलब यह है कि सरसों का फसल सयानी का अर्थ है वो अपनी पूर्ण अवस्था में आ चुकी है, यानी उसकी फलियां पूरी तरह पक चुकी हैं। अब उसका कटना ही केवल शेष है। अगला प्रश्न है, अलसी के मनोभावों का वर्णन कीजिए। उत्तर देखें। अलसी अल्हड़ नायिका है। उसकी कमर लचीली है, देह पतली है और स्वभाव से वह हठीली है। उसने अपने शीश पर नीले फूल धारण किए हुए हैं। वह मानो सबको प्रेम का खुला निमंत्रण देकर कह रही है कि जो भी मुझे छुए मैं उसे अपना दिल दे दूंगी। अगला प्रश्न है, अलसी के लिए हठीली विशेषण का प्रयोग क्यों किया गया है? उत्तर देखें। अलसी को हठीली कहने में दो कारण हैं। पहला, वह चने के खेत में हठपूर्वक अपने आप उगाई है। दूसरा, वह अपनी पतली देह के साथ बार बार झूमती झुकती है और फिर खड़ी हो जाती है। यहाँ पर अलसी को एक नायिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न है, चांदी का बड़ा सा गोल खंभा में कवि की किस सूक्ष्म कल्पना का आभास मिलता है? उत्तर देखें। सरोवर के जल में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे पानी के नीचे चांदी का बड़ा गोल खंभा हो। रंग, चमक और रूप की समानता के कारण यह कल्पना अत्यंत मनोरम है। कहने का मतलब यह है कि सूर्य की रोशनी जब सरोवर के जल में पड़ रही है तो उसका प्रतिबिंब उसके तल तक जा रहा है और वह देखने में ऐसा लग रहा है जैसे चांदी का गोल खंभा उसमें गड़ा हो। बहुधा सरोवर में खंभे गड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पर वह उसका वास्तविक खंभा ना होकर के यह एक काल्पनिक खंभा है जो सूर्य के प्रतिबिंब को देख करके कवि ने कल्पना किया है मानो वो चांदी का गोल खंभा है। अगला प्रश्न है, कविता के आधार पर हरे चने का सौंदर्य अपने शब्दों में चित्रित कीजिए। उत्तर देखें। हरा चना आकार में ठिगना है, अर्थात वह बहुत ऊंचा नहीं है, उसका फैलाव अधिक है लेकिन लंबाई कम है। आज वह दूल्हे के रूप में सजकर खड़ा है। उसने अपने सिर पर गुलाबी फूलों की पगड़ी पहन रखी है। इस प्रकार वह बहुत ही सुशोभित हो रहा है। कहने का तात्पर्य है कि पूर्ण विकास की अवस्था में जो चना का पौधा है नाटे कद का और पूरा फैला हुआ है, हरा भरा है, उसको कवि एक दूल्हे के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जिस तरह से दूल्हा गुलाबी रंग का पगड़ी बांधता है
और अत्यंत प्रसन्न दिखाई देता, उसी तरह से जो हरा चना है, हरापन उसका प्रसन्नता का परिचायक है और गुलाबी फूल उसकी पगड़ी के रूप में कवि ने प्रस्तुत किया है। यह बहुत ही सुंदर वर्णन है। अगला प्रश्न है, कवि ने प्रकृति का मानवीकरण कहाँ कहाँ किया है? तो कवि ने निम्नलिखित स्थलों पर प्रकृति का मानवीकरण किया है। पहला है, चने का मानवीकरण करते हुए कवि कहते हैं कि यह हरा ठिगना चना बाधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। दूसरा, तीसी के लिए, पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली। नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। अगला मानवीकरण सरसों के लिए, और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। और फागुन का मानवीकरण करते हुए कहते हैं कि जिस तरह से फागुन गीत गाता है, फाग गाता मास फागुन। और अगला जो मानवीकरण की प्रस्तुति है वह है जो तालाब में पत्थर तालाब के पानी को जो छू रहे हैं, उसमें कवि की कल्पना है कि मानो वो चुपचाप अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी पी रहे हैं। है कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। अगला प्रश्न है, कविता में उन पंक्तियों को ढूंढिए जिसमें निम्नलिखित भाव व्यंजित हो रहा है और चारों तरफ सूखी और उजाड़ जमीन है, लेकिन वहाँ भी तोते का मधुर स्वर मन को स्पंदित कर रहा है। उत्तर देखें, चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं, बाज भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं, सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता, सुग्गे का स्वर टेंटे टेंटे।